मैं हूं पल्लव और मैं आपको सुना रहा हूं दिलीप केसानी की लिखी कहानी ट्रेन हाईजैकिंग। उस बीएसएफ के बेस कैंप में मौजूद एक फौजी उन दोनों को वहां मौजूद एक बड़ी ऑफिस के पास ले गया और उनको वहीं रुकने को बोला। फौजी अंदर जाकर वापस बाहर आया और उनसे बोला, साहब तो अभी बिजी हैं, वो आपसे शाम में मिल पाएंगे। दानिश ने उस फौजी से कहा, हमारा इस वक्त साहब से मिलना बहुत जरूरी है। वो जिस मकसद से यहाँ आए हैं, हम उनकी मकसद में मदद करने के लिए आए हैं। वो फौजी दोबारा अंदर गया। ठीक है, साहब ने तुम लोगों को अंदर बुलाया है। वो दोनों जैसे ही ऑफिस के दरवाजे तक पहुंचे तो वहां बाहर खड़े एक गार्ड ने उन दोनों की अच्छे से तलाशी ली। उसके बाद उनको अंदर जाने के लिए कहा गया। वो दोनों जैसे ही ऑफिस के अंदर पहुंचे, उन्होंने देखा विनोद साहब अपनी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठे कुछ फाइलें देख रहे थे और उनके पास एक खड़ा दूसरा फौजी उन्हें कुछ बता रहा था। चंद लम्हों के बाद दानिश और मुनव्वर के साथ गए फौजी ने उनसे कहा, सर, यही दोनों लोग हैं जो आपसे मिलने की बात कर रहे थे। कोई जरूरी बात बताना चाह रहे हैं ये लोग। उस फौजी के लफ्ज सुनते ही उन्होंने उन दोनों की तरफ बारी बारी से देखकर कहा, तुम लोग कौन हो और मेरे बारे में कैसे जानते हो? मुनव्वर ने जवाब दिया, साहब, हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। ये सुनकर विनोद साहब ने वहां मौजूद अपने सारे दूसरे साथियों से बाहर जाने का इशारा किया। वो दोनों फौजी वहां से बाहर चले गए। उन लोगों के बाहर जाते ही विनोद साहब ने उन दोनों से पूछा, हाँ तो अब बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम लोग? फिर दोनों पूरी दास्तान शुरू से आखिर तक विनोद भारती को सुना चुके थे। उन दोनों की सारी बातें सुनकर विनोद साहब बोले, हमें शक तो जरूर हुआ था मगर अब यकीन हो गया। खैर, विनोद भारती ने एक लंबी सांस भरकर अपनी बात को पूरा करते हुए दानिश की आंखों में देखकर कहा, तो तुमको अपनी इस योजना को हर हाल में पूरा तो करना ही होगा। विनोद भारती का यह लफ्ज सुनकर दोनों के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो दोनों घबराहट से गए। कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन जुबान पर उनका कोई कंट्रोल ही नहीं था। उनको भी शक होने लगा कि शायद विनोद भारती भी पाकिस्तान के आतंकवादियों से मिले हुए हैं। वो कुछ बोल पाते इतने में विनोद भारती ने बाहर से अपने एक फौजी को आवाज देकर अंदर आने को कहा। उन दोनों को और भी ज्यादा डर लगने लगा था। शायद वो दोनों अब पूरी तरह से फंस गए थे। ऐसे में थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर दानिश ने बड़ी हैरत से पूछा, मतलब क्या है आपका? ऐसा क्यों? क्या आप भी यही चाहते हैं कि? इसके पहले कि दानिश आगे कुछ कह पाता, एक फौजी उस ऑफिस में दाखिल हुआ और विनोद भारती अपनी जगह से उठकर दानिश के बहुत करीब आए। दानिश उनको अपने पास आता हुआ देखकर बहुत घबरा गया और उठकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। फिर विनोद भारती ने दानिश के कंधे पर हाथ रखकर उसको जवाब देते हुए कहा, नहीं दानिश, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मुनव्वर भी अपनी जगह से उठा और थोड़ी राहत की सांस लेते हुए पूछा, तो फिर क्या बात है? आप हमको ऐसा क्यों कह रहे हैं कि हम अपनी इस खूनी योजना को पूरा कर दें? तब विनोद भारती साहब ने मुनव्वर की तरफ देखकर उससे कहा, देखो भाई, तुम्हारे सारे साथी तो बेगुनाह हैं या फिर छोटे मोटे मुजरिम हैं। उन्हें पकड़ने से हमारे देश या फौज को क्या फायदा? हम अगर उन सबको भी पकड़ लेंगे तो तुम्हारी सरकार दूसरे पैदा कर देगी। फिर दानिश ने पूछा, तो फिर क्या करना चाहिए? विनोद भारती ने कहा, हमको इस सारे दहशतगर्दी की जड़ को ही मिटाना होगा। हमको इन सब आतंकवादियों के नेता यानी उमर नियाजी को ही अपने सारे वफादार साथियों के साथ गिरफ्तार करना होगा। खामोशी से विनोद साहब की कुछ और नसीहतें सुनने के बाद वो उनको अखनूर के पास मौजूद उस दूसरी पटरी को दिखाने ले गए जिसे जोड़कर रेलगाड़ी को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर तक ले जाना था। उसके बाद दानिश ने विनोद साहब को ये भी बताया, कुछ दिनों में अखनूर के इसी रास्ते
से उमर न्याजी अपने 10 नए आतंकवादियों को भेजने वाला है। ये सुनकर वो बोले, ठीक है, आने दो उन सबको। वहां आएंगे तो उनके 10 दहशतगर्द, मगर उनकी जगह यहां पहुंचेंगे हमारी फौज के वफादार और जाबाज जवान। फिर अगले दिन दानिश को यह खबर मिली कि उसके 10 आदमी अखनूर के बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं, जिनको लेने के लिए दानिश को जाना था। तो दानिश ने मुनव्वर को साथ लिया और सबसे पहले उन्होंने विनोद साहब को ये जानकारी दी। दानिश और मुनव्वर अखनूर में पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंच गए। उन 10 आदमियों को अपनी 2 गाड़ियों में बिठाकर, जिनमें से एक गाड़ी दानिश और दूसरी गाड़ी मुनव्वर चला रहा था, उन 10 आतंकवादी को लेकर विनोद साहब की बताई हुई सुनसान जगह पर पहुंचे और दानिश ने अपनी गाड़ी खराब होने का बहाना बनाया और विनोद साहब के आने का इंतजार करते हुए गाड़ी ठीक करने का नाटक करता रहा। करीब 20-25 मिनट के बाद विनोद साहब उनके फौजियों ने दोनों गाड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद उन्होंने सारे साथियों को गिरफ्तार करके उनकी जगह खुद के भरोसे वाले 10 फौजी दानिश के साथ आतंकवादियों के भेष में भेज दिए। फिर वो दोनों उन फौजियों को अपना साथी बनाकर अपने अड्डे पर ले आए। उन पर किसी को भी कोई शक ही नहीं हुआ और ना ही उनको कोई पहचान सका। फिर चंद ही दिनों में भारत की फौज के उन 10 जवानों ने अपने कैद किए गए साथियों को छुड़वाया और सबसे पहले 2 खास आदमियों दोस्त मोहम्मद और हाशिम नवाजी को धोखे से गिरफ्तार करा दिया। ये काम इतने खामोशी से हुआ कि उनके दूसरे किसी साथी को कुछ भी मालूम न हो सका। उसके बाद दानिश और मुनव्वर ने उन आतंकवादियों के दूसरे सारे ठिकानों की पूरी जानकारी विनोद साहब को दे दी। विनोद साहब ने उनके ठिकानों के चारों तरफ भारी तादाद में फौज को तैनात कर दिया। दानिश को इशारा किया कि अब वह अपना अधूरा काम पूरा कर दे, यानी रेल की अधूरी पटरी को पूरा करवाकर रेलगाड़ी को अगवा करवा दे, ताकि भारत की फौज उन सभी पाकिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ने का अपना काम पूरा कर सके।